सावड़ा, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम देश की अर्थव्यवस्था पर बात करने वाले हैं। एक सामान्य चर्चा इस समय देश में इस बात को लेकर है कि हमारे आर्थिक हालात क्या है। दो कसौटियों पर इन आर्थिक हालात को परखा जा रहा है। एक तो ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में जो तनाव मध्य पूर्व एशिया में चल रहा है और जिसके चलते तेल गैस की सप्लाई बाधित हुई है और इसने पूरी दुनिया में ही कहीं ना कहीं एक ऊर्जा संकट को जन्म दिया है, जिसने तमाम देशों की अर्थव्यवस्था को हिलाया है। तो तय बात है कि जब हम अपनी तेल गैस की आपूर्ति का 90% हिस्सा विदेशी आयात पर रखते हैं तो हमें उससे प्रभावित होना था। तो उसके कारण से तो चुनौतियां हैं, पर इससे इतर भी ऐसा क्यों बाजार महसूस कर रहा है कि हम किसी गंभीर आर्थिक संकट की चपेट में आने जा रहे हैं। और इसके संदर्भ में अलग अलग आकलन है। पिछले कुछ समय में हमारा रुपया, जो हमारी मुद्रा है, वो विदेशी मुद्राओं के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहा है। मामला केवल डॉलर के मुकाबले कमजोर होने का नहीं है। डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया तकरीबन 10% से ज्यादा कमजोर हो चुका है। एक डॉलर की कीमत 96 भारतीय रुपये से भी ऊपर जा चुकी है। पर डॉलर ही मजबूत नहीं हुआ है। भारतीय रुपये के मुकाबले हद यह है, चीनी युआन 15% महंगा हो गया। और तो छोड़िए, जिस पाकिस्तान की आर्थिक हालत को लेकर हम अट्टहास करते रहते हैं, वो पाकिस्तानी रुपया भी भारतीय रुपये के मुकाबले इस दौरान 7% मजबूत हुआ है। मतलब भारतीय मुद्रा कमजोर और पाकिस्तानी रुपया मजबूत। तो ऐसे में हमारे लिए विचार करना जरूरी हो जाता है कि जब हम 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं, दुनिया की चौथी, पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सरकार के द्वारा दावे किए जा रहे हैं, तो ऐसे में आर्थिक स्तर पर चुनौतियां क्यों महसूस हो रही हैं? क्यों बाजार से खबरें आ रही हैं कि पैसा नहीं है, व्यापारी कुछ परेशान सा दिखाई दे रहा है। सरकारों के स्तर पर, खासतौर पर राज्य सरकारों के स्तर पर लगातार लोन लेने की खबरें समाचार पत्र की सुर्खियां बन रही है। और इन सबके बीच खैरातों की होड़ लगी हुई है। कहीं पे 1,000 रुपए महीना, तो कहीं 2,000 रुपये महीना, कहीं 5,000 रुपये महीना, कहीं मंगलसूत्र मुफ्त में देने की बात है, तो कहीं सोने की अंगूठी देने की बात है। एक तरफ रुपया शतक लगाने के लिए दौड़ रहा है डॉलर के मुकाबले, दूसरी तरफ सरकारें बता रही हैं आप सत्ता तो दो, हम आपके लिए ये करने वाले। तो ऐसे में इस पर गंभीर विमर्श करना लाजमी हो जाता है। तो हमारा आज का विषय है बढ़ती महंगाई, रुपया कमजोर, संकट गंभीर। ये बात करना जरूरी इसलिए हो जाता है कि ये पहला मौका नहीं है जब देश इस प्रकार के हालात से गुजर रहा है। 1966 के समय पे, 1991 के समय पे, 2008 के समय पे या कोविड काल 2020 के समय पर भी इस प्रकार की चुनौतियां हमारे सम्मुख आई थी। पर सबसे महत्वपूर्ण जो समय था हमारे लिए, वो 1991 का समय था, याद रखने के लिए। क्योंकि उस समय तो हालत ऐसी हो गई थी कि हमारी विदेशी मुद्रा लगभग खत्म होने के कगार पर थी। उस समय खबरें आई थी कि हमें विदेशी मुद्रा के लिए अपना सोना विदेशी बैंकों में गिरवी रखना पड़ा था। उस दौर में नरसिम्हा राव ने जब सरकार की कमान संभाली और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने, तो हमने 3 स्तर पर काम किया था। हमने ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में काम किया था, हमने लिक्विडाइजेशन के संदर्भ में बात किया था, हमने प्राइवेटाइजेशन के संदर्भ में काम किया था। उसे एलपीजी कहा गया। तो क्या अब ऐसे ही कोई नीतिगत बदलाव लाने की जरूरत है? इसे अपने जहन में रखते हुए हम इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सुदीप प्रवक्ता हैं, विचारवान चेहरा है, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी हैं, कांग्रेस पार्टी का आक्रामक चेहरा है, पर तथ्यपूर्ण तरीके से अपनी बात रखते हैं, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ फिक्की के पूर्व आर्थिक सलाहकार अंजन राय जी इस चर्चा में खास तौर पर हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। और साथ ही साथ समय समय पर ऐसे जटिल विषयों पर अपनी राय देने के लिए डॉक्टर सारथी आचार्य, जाने माने अर्थशास्त्री हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम डॉक्टर सारथी आचार्य जी से करेंगे, ये समझने के लिए कि वस्तुतः इस समय हम खड़े कहां हैं। क्या एक आम आदमी भविष्य को लेकर आशंकित हो रहा है? सामान्य व्यापारी कुछ आतंकित सा हो रहा है?
पर सरकार के स्तर पर कहा जा रहा है कि सब कुछ नियंत्रण में बेहतर है। बतौर अर्थशास्त्री आप क्या देख पा रहे हैं, थोड़ा रोशनी देंगे? जी थैंक यू एंड गुड इवनिंग। मुझे स्टार्ट ये करना है कि ये जो लड़ाई हुई है मिडिल ईस्ट में, ये केवल हमारी जो समस्याएं थी उनको बढ़ाने के लिए मतलब इनका जो कंट्रीब्यूशन इनसे स्टार्ट नहीं हुई। हमारी समस्या जो है कई साल से चल रही थी, क्योंकि मुझे याद है वेरी क्लियरली, आप ही के साथ बात हुई थी कि हमारा रुपया इन द लास्ट 10 ईयर्स यदि देखोगे आप, 78 रुपीज से लेकर 95-96 तक आ गया था। इसका मतलब धीरे 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 हम गिरते जा रहे थे। दूसरी चीज यह है कि हमारी चीन पे डिपेंडेंस जो है वो बढ़ती चली जा रही थी, और इन द लास्ट 2-3 साल और इस साल तो हद ही हो गई थी। $100 बिलियन का डेफिसिट था चीन के साथ, और हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ज्यादा से ज्यादा बंद होती जा रही है। यहां तक कि फर्नीचर भी बाहर से आ रहा था। हमने देखा था कि फर्नीचर जो है वो ज्यादातर चीन से आ रहा था। हमारे जो है वो फर्नीचर की फैक्ट्रियां भी बंद हो रही थी, और बाकी चीजें तो दूध की बहुत दूर की चीज है। और हमारे जो ये इनको अभी आ, बाकी जो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सरकार कहती है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इतने बढ़ रहे हैं और हम $120 बिलियन तक पहुंच जाएंगे लास्ट 5 इयर्स में। रियलिटी ये है कि इसमें से 70 से 85% इनके जो इनपुट्स हैं वो भी चीन से आते हैं, कोरिया से आते हैं। तो हमारे यहाँ जो आईफोन बनता है उसमें ज्यादातर 85% तक जो है वो चीन से या कोरिया से या अमेरिका से इनपुट्स आते हैं। तो हमारा जो वैल्यू एडेड है वो कभी भी इन द रिसेंट ईयर्स ज्यादा नहीं रहा है, हमने बात ज्यादा करी है। और इसी संदर्भ में ये भी कहूंगा कि हमारे यहाँ जो ये जेनरिक ड्रग्स की एक बहुत बड़ा हुआ था कि हम जो है बहुत बड़े जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर हैं। बट रियलिटी ये है कि पैरासीटामोल जो कि एक सिर दर्द की और बुखार की दवाई है, इसके भी इनपुट चीन से आते हैं। तो हमारे यहाँ जो है एक अर्थव्यवस्था ऐसी है जो कि बाहर की चीजों पे इतनी ज्यादा डिपेंडेंट है कि जो सामने के फिगर्स है वो आपको बड़े अच्छे लगते हैं, बिकॉज दैट इज हाउ द अकाउंटिंग इज डन, जी। कि सामने के फिगर्स अच्छे लगते हैं, लेकिन आप पीछे से देखोगे तो काफी खोखलापन आपको नजर आएगा, और ये काफी दिन से चल रहा है। और इसमें दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि ट्रंप की जो पॉलिसीज है उसने हमें एक काफी गहरी मार मारी है। जो 50% ट्रैफिक ये टैरिफ लगाया था उसकी वजह से हमें काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारे मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स जो है वो अमेरिका जाते थे, और उस पर उन्होंने 50% लगा दिया और धमकी भी दी और रोक भी दी, हमारे ऑयल ये कर दूंगा वो कर दूंगा, काफी धमकी दी है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि कैपिटल मार्केट में काफी खलबली बच गई है, और कैपिटल हिंदुस्तान से काफी जाने लगा, अभी भी जा रहा है। एज ए रिजल्ट क्या है कि रुपया भी गिरता है, और हमारे जो हाई वैल्यू इंडिविजुअल्स हैं वो अमेरिका इंग्लैंड में तो इतने नहीं जा रहे हैं, वो टर्की, साइप्रस, ग्रीस, जहां जगह मिलती है वहां चले जाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी रुपया भी जा रहा है, हिंदुस्तान से विदेशी मुद्रा का जो रुपया था वो भी जा रहा है। तो हमारे पास एक क्यूमुलेटिव क्राइसिस हुई है, एक्सपोर्ट्स की, इंपोर्ट्स की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होने की, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें चाइना पे एक्सेसिव डिपेंडेंस, ट्रंप की पॉलिसीज, तो ये सब मिला मिलो के देखा जाए तो हमारे पास 2-3 साल से 4 साल से काफी प्रॉब्लम्स रही है। नहीं, लेकिन मैं सारथी ये समझना चाहता हूं, थोड़ा विरोधाभास है आपकी बात में। हमें तो बताया जाता है कि हम दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था समेत दुनिया के जितने देश हैं, हमारी अर्थव्यवस्था जिस तेजी से बढ़ रही है वैसी किसी की नहीं बढ़ रही है। दूसरा, आप जितने भी कारण बता रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बता रहे हैं, लेकिन आपके इस आकलन में जो हमने बांटो और राज करो का मामला है, अंग्रेजों का अलग रास्ता बांटने का, वो भाई भाई के बीच में बंटवारा कर रहे थे। हमारे यहां पे राजनीतिक दलों ने बांटने का मामला शुरू किया है, हमारे को सत्ता मिला आपको ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे। उसका कोई अर्थव्यवस्था पर प्रभाव नहीं है नकारात्मक। हमारे पास पर्याप्त भंडार भरा हुआ है, हमारे पास अलादीन का चिराग है, जैसा घिसते हैं वैसे हमारे पास पैसे आते हैं। आपको 1,000 रुपए महीना देंगे, 2,000 रुपए महीना देंगे, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन भी देंगे। ये बांटने के मामले का भी कुछ फर्क वर्क है कि नहीं है? देखिए, ये बांटने का मामला
फर्क तो है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा बताया जाता है। आप जी दूसरे देशों में देखिए ना कि कि उनके टैक्सेस काफी भारी है, लेकिन सोशल सिक्योरिटी दी जाती है लोगों को। जी। हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं दिया जाता है। तो आप ये देखिए कि हमारे यहाँ अगर खाना बांटते हैं तो कहते हैं कि साहब ये खैरात है, जबकि अमेरिका में, सॉरी, यूरोप में फ्री मेडिसिन या फ्री एजुकेशन है, कहते हैं कि हाँ जी ये तो सोशल सिक्योरिटी का है। तो आप ये क्यों नहीं देखते हो कि हमारे यहाँ कॉम्पोजिशन अलग है, बिकॉज पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन अलग है। इसी को सोशल सिक्योरिटी क्यों नहीं मान लेते आप? तो ये बांटने का इतना ज्यादा नहीं है, बांटना अरे मेरी बांटने की बात तो नहीं है, लेकिन यूरोप की भी अर्थव्यवस्था खस्ता हाल है, ये भी तो बातें आती है ना कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा बांटने का मामला रखा। वेनेजुएला ने भी एक समय पर भयंकर सहूलियत दी थी, बाद में वेनेजुएला में क्या आर्थिक तंगी आई वो हमारे सामने। तो बताओ अर्थशास्त्री, आपका मानना क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परेशानी इसलिए हम परेशान हैं, या हमारी नीतियों में कोई गड़बड़ है जिसके कारण से हम परेशान हैं? कहता हूं कि एक तो वेनेजुएला यूरोप नहीं है, वो बिल्कुल ही साउथ अमेरिका है, और उसकी उसकी परिस्थिति बिल्कुल अलग है। यूरोप की यदि हम बात करते हैं तो इसकी उसकी प्रॉब्लम जो है वो पॉपुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, और उनकी जो इंटरनेशनल रिलेशंस की प्रॉब्लम है, और उनकी जो भयंकर लड़ाई चल रही है उसमें बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, उनकी प्रॉब्लम है। वो वाली प्रॉब्लम हमसे कंपेयर मत कीजिए आप। हमारी प्रॉब्लम एंटायरली डिफरेंट है, जो कि बहुत दिन से चली आ रही है, जिसको हम बिल्कुल टैकल नहीं करना चाहते हैं। कि हमें 15 साल 20 साल पुरानी हमारी जो लैक ऑफ पॉलिसीज थी उसका आज हमें असर पड़ रहा है। कि जो बच्चे जब पैदा हुए थे वो आज लेबर फोर्स में बहुत जोर से आ गए हैं, और इतने ज्यादा आ गए हैं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है। और क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इसीलिए आपको ये खाना बांटना पड़ता है, ये बांटना पड़ता है, वो बांटना पड़ता है। इसलिए इतनी दिक्कतें तो सारथी आचार्य जी इस आकलन के साथ है। मैं हितेश जी के पास जाऊं उससे पहले मैं हमारे साथ में जो फिक्की के अंजन रॉय जी हैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। और रॉय साहब, आपका मानना क्या है? हम एक मजबूत अर्थव्यवस्था के तहत आगे बढ़ रहे हैं। हमें सारथी आचार्य जी बता रहे थे कि हमारे तो चीजें बनी नहीं रही हैं, जबकि हमने तो अभियान शुरू किया मेक इन इंडिया का, ईज ऑफ डूइंग के संदर्भ में हम इतनी चीजें बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर वास्तविकता है क्या? खड़े का है हम? देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल इकोनॉमी एंड रियल इकोनॉमी। हमारा जो प्रॉब्लम, आप तो पहले रूपी एक्सचेंज रेट के रेफरेंस दिया था। नाउ रूपी एक्सचेंज रेट हैज बिकम structurally dependent on the performance of the stock market and flow of funds from overseas, from the FIIs. Now, the moment US economy थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, तब US investors are not investing in India, or they are withdrawing from India. The moment they withdraw from India, the rupee is under attack and rupee depreciates. So this is the mechanism which is happening and depressing the rupee. Now, stock market is falling, rupee is falling, other markets are falling, and interest rates are rising. ये एक cumulative vicious circle के माफी काम कर रहा है, और इसके वजह से द फीलिंग ऑफ अनइजीनेस इज राइजिंग। ये तो एक हो गया है जी। मगर थोड़ा फंडामेंटल प्रॉब्लम्स भी है। ये देखिए, हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैज नॉट परफॉर्म, हमारा मैन्युफैक्चरिंग हैज नॉट इम्प्रूव्ड। What has been referred to just now, that we have become import dependent on China for many of our even inputs. Drugs industry is very much dependent on Chinese imports for producing its products, drugs, medicines. Now, this is one area. Like that, so many in other electronics, we are importing electronics components, doing a little bit of assembling job and sending it out. So our import in that total export value is substantial. So, but in electronics, this is the established mode now. All countries do it. But in other areas also,
we are not manufacturing properly, excepting one or two things like cars. We are not a manufacturing story. So what is actually sustaining the Indian economy? It is the IT and services exports. This is helping us. Now, that is also coming under pressure now because of this AI problem. AI is making it very easy to substitute the kind of work that Indian ITES sector was doing. So the problem is not very acute now, but I expect that it might be very acute in future. So we have to guard against this. Now, our problem is that we have not looked very long term, in the sense that we have not done much of fundamental research and development work in any of these areas to establish our kind of presence in the global market or even within the country. So what we are doing is just repeating what is there. We are not producing new products. In IT also, we are not doing any fundamental work on AI, despite all this talk. So these are our failures. On top of it, our society is also at fault. Now, take for example, who tells Indians to buy gold? We are buying gold like mad. USA is far bigger than Indian economy, far, far bigger. But USA's gold imports are a fraction or than Indians. China is much bigger. China is now importing gold, possibly a little more than India. I'm not very updated on the figures. Our gold import is total loss. What is happening in terms of gold import? लेकिन अंजन राय जी, कोई गोल्ड इंपोर्ट हम आज थोड़ी कर रहे हैं, सोना तो हम कब से आयात कर रहे हैं। पर पिछले 12 साल के अंतर्गत हम नए सिरे से भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सरकार बताती है। और अभी जमीनी हालात में लोग बोल रहे हैं कि भाई अपनी बचत को संभाल कर रखो, आने वाला समय बड़ा खतरनाक हो सकता है। तो आपसे समझना ये चाहता हूं कि हम विकसित भारत की दिशा में वाकई आगे बढ़ रहे हैं या विकासशील में भी ठीक ठाक स्थिति में रह जाए, इसके लिए भी संकट खड़ा हो गया है। थोड़ा इसके विषय में बताइए ना। देखिए, वी आर मेकिंग प्रोग्रेस बट नॉट एज मच एज इज रिक्वायर्ड और एक्सपेक्टेशंस। I have already, unemployment is a major factor. Why we are not able to generate employment? Because our development is not giving rise to number of new opportunities for employment. But at the same time, what has already been said earlier, that the number of new entrants into the labor force is huge. So it is very difficult for a economy to create as many new jobs. ना तो हम नए रोजगार सृजित कर पा रहे हैं, नए उत्पाद दे पा रहे हैं, तो ऐसे में हम एक बेहतर भविष्य की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी भी जुड़ गए हैं, पर दो अर्थशास्त्रियों का विरोध का स्वर इतना ज्यादा आ गया वर्तमान हालात को लेकर, क्या हमें लगता है पहले हितेश वाजपेयी जी अर्थशास्त्रियों के द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब दे लें, फिर सुरेंद्र राजपूत जी के तीरों का भी वो मुकाबला कर लेंगे। तो डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, चौथी अर्थव्यवस्था, दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था, इनके बीच में आदमी अपनी जेब में कुछ सिक्के बचे रह जाएं, इसके लिए भी परेशान हो गया। थोड़ा रोशनी दीजिए ना, कहां चूक गए या कहां चूक रहे हैं, या आप मान रहे हैं ये सब फालतू की बात है, हम बहुत बढ़िया ही जा रहे हैं, बहुत बढ़िया ही कर रहे हैं। मुझे लगता है हिमांशु जी, पहले तो आपको सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, आपके दर्शकों को भी। आपने जो चर्चा रखी है वो बेसिकली यदि देखा जाए तो बड़ी क्लिष्ट चर्चा है, लेकिन कोशिश करते हैं कि उस क्लिष्ट चर्चा को साधारण शब्दों में दर्शकों के सामने कैसे रखें, जो आपका उद्देश्य भी है। पहली चीज तो दोनों हमारे माननीय अर्थशास्त्रियों ने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन इसको साधारण शब्दों में समझें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास 3 सेक्टर हैं,
बहुत लंबे कालखंड, मैं इसमें पॉलिटिकल डिबेट से बाहर निकलकर बात कर रहा हूं, यदि हम हाई जीडीपी ग्रोथ रेट भी, हाई ग्रोथ रेट भी लें, जी। तो कहा जाता है, कुछ कहते हैं कि हम एक प्रकार से जॉबलेस ग्रोथ रेट देते हैं हाई। कुछ मायने में वो लोग सही भी है। उसका रीजन ये है कि एग्रीकल्चर जो प्राइमरी सेक्टर है उस पर डिपेंडेंट पॉपुलेशन की संख्या हमारी बहुत ज्यादा, हम 150 करोड़ का देश है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी अच्छी है, और उस सेक्टर से सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की तरफ जो ट्रांजिशन है, यदि कोई कृषि और प्राथमिक सेक्टर से निकल कर आता है श्रमिक, तो उसके लिए जो सेवाओं के क्षेत्र में या मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में जो अवसर क्रिएट होना चाहिए, वो उतनी रफ्तार से क्रिएट मुझे नहीं लगता है कि हो पाए हैं। पर समय लगता है। ये मुर्गी और अंडे जैसी कहानी है हिमांशु जी, कि पहले मुर्गी आएगी ग्रोथ में कि अब पहले अंडा मिल जाएगा। तो बहुत सारा हमारा टैक्सेशन स्ट्रक्चर या खर्च जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, जब सड़कें होगी, बिजली होगी, पानी होगी, जैसा आपने बताया कि ईंधन के आयात में हमारा बहुत सारा, हम लोग ईंधन को लेकर आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर है, तो इसकी निर्भरता कम करने के लिए पहले देश बिजली की उपलब्धता में स्वावलंबी बना। उसमें भी बहुत सारा एक कैपेक्स लगता है, जो लगता रहा, सड़कों में लगा, और फिर हमने धीरे धीरे तैयार किया कि हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़े सर्विस सेक्टर के अलावा, जिससे कि रोजगारों का सृजन, ये एक प्रकार का एक सर्कल जैसा है। तो मुझे लगता है जब हम ये कर रहे थे, तो करते करते कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी बहुत किए गए, बैंकिंग सेक्टर में किए गए, टैक्सेशन स्ट्रक्चर्स में रिफॉर्म किए गए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, 91 भी उसी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का मैं मानता हूं एक हिस्सा रहा है। तो वो करते करते अचानक हमने फिर कोविड का सामना किया, फिर ये युद्ध की परिस्थिति से एक नई परिस्थिति क्रिएट हो गई। तो हम जो रिफॉर्म्स करना चाहते थे, वो रिफॉर्म्स की दिशा में जिसमें देश आगे बढ़ रहा था, फिर सरकारों का मैं सभी का उल्लेख इसमें रखूंगा, यदि हमारे इकोनॉमिस्ट इसको प्लान कर रहे थे, उसमें बीच बीच में ब्रेकर्स भी आते रहे। बहरहाल हम इस सब को पार करते हुए आगे बढ़ते रहे, और मेरा मानना यह है कि इन सब चुनौतियों के बावजूद, देखिए युद्ध की वजह से, यानी कि ग्लोबल सिचुएशन की वजह की मार हम पर ज्यादा पड़ रही है आज की डेट में। नहीं, थोड़ा रुकिए डॉक्टर हितेश वाजपेयी, थोड़ा आपकी जानकारी में इजाफा करने की कोशिश करता हूं। आपने देश को सपना दिखाया मैन्युफैक्चरिंग का, मेक इन इंडिया कैंपेन का। युद्ध तो अभी शुरू हुआ, पिछले साल का आंकड़ा है। चीन के साथ अपने संबंधों को लेकर भी आपने राष्ट्रवाद को लेकर कितनी बड़ी बड़ी बातें की। तो आंकड़ा यह है कि पिछले साल में हमने चीन को 19.5 अरब डॉलर का सामान बेचा। कितना? 19.5 अरब डॉलर का। पर उसके बदले में आपने सामान कितने का खरीदा चीन से? 131.6 अरब डॉलर, मतलब 112 अरब डॉलर का अकेला नुकसान भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तहत चीन से हुआ। हमने अपनी विदेशी मुद्रा, जो तकरीबन 900 अरब डॉलर या 1000 अरब डॉलर की करीब रहती है, उसका 112 अरब डॉलर तो केवल और केवल चीन के हवाले कर दिया। यह हमारी मैन्युफैक्चरिंग के अभियान की वास्तविकता है। आपसे जानना यह चाहता हूं कि पिछले 12 सालों से आप इस देश में सत्ता में हैं। 12 सालों के बाद आज अगर लोग भविष्य को लेकर आशंकित हो रहे हैं, तो कहां चूक रहे हैं, किस तरीके से चूक रहे हैं? वो भाषण जो 2012-13 में माननीय नरेंद्र मोदी जी या माननीय निर्मला सीतारमण जी के द्वारा दिए गए थे, वो अब तो इंस्टा का दौर है ना, फेसबुक भी पीछे रह गया, उस पर वो रीलें चल रही हैं। जिसमें मोदी जी का वो दमदारी के साथ बोला गया भाषण लोगों के बीच में है कि अगर किसी देश का रुपया गिरता है तो उसकी इज्जत गिरती है। फिर मोदी जी ये सवाल भी करते हैं कि पाकिस्तान का रुपया नहीं गिर रहा, नेपाल का रुपया नहीं गिर रहा, चीन का युआन नहीं गिर रहा, फिर भारत का रुपया क्यों गिर रहा है? आज कमोवेश वैसे हालात बन रहे हैं। पाकिस्तान का रुपया ऐसी बदहाली के दौर में भारत के मुकाबले 7% मजबूत हो गया, तो सवाल उठेगा चीनी युआन 15% मजबूत हो गया भारतीय रुपये के मुकाबले, सवाल उठेगा। तो डॉक्टर हितेश वाजपेयी कुछ गिरेबान में झांकने की जरूरत महसूस कर रहे हैं? कहां चूक रहे हैं? क्या आप नहीं मानते? सारथी आचार्य जी ने तो खारिज किया, पर आप नहीं मानते
कि आपने जिस एक स्वावलंबी भारत के संदर्भ में बात कही थी, मोदी जी ने जिस दमदारी के साथ कहा था कि ये जो फ्री का खेल है ये देश को नुकसान पहुंचाएगा, पर सत्ता में बने रहने के लिए आप भी उस खेल का हिस्सा बनने को मजबूर कर लिए अपने आप को, इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। आप स्वयं खिलाफ थे इसके। आपका मानना था कि सड़कें बननी चाहिए, पुल बनने चाहिए, रेल नेटवर्क बनने चाहिए, पर यह मुफ्त का खेल बंद होना चाहिए। फ्री बी की बहुत जबरदस्त तरीके से खिलाफत की थी, अपने बुंदेलखंडी एक्सप्रेसवे के समय पे की थी। आपको याद होगा, आप अपने नेता की कोई बात भूलते नहीं है, पर आप उस बदलाव को भूलते हुए देख रहे हैं जब चुनाव आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 1000 रुपए मेहतारी वंदन से काम चला रहे हैं, पर पश्चिम बंगाल में सत्ता चाहिए तो वहां की महिलाओं को 3000 का वादा कर दे रहे हैं। क्या कहते हो डॉक्टर हितेश वाजपेयी? देखिए हिमांशु जी, मैंने पहले ही कहा था कि किसी भी देश में देशों से तुलना करनी है तो देशों से तुलना होगी कि उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या डिफरेंस है, आय की असमानता का क्या डिफरेंस है, उनके अंदर तीनों सेक्टर की पॉपुलेशन की डिपेंडेंसी का और उनका तीनों सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन का क्या डिफरेंस है, फिर हम तुलना कर पाएंगे। डिटेल डिबेट है। लेकिन आपको यदि पॉलिटिकल क्रिटिसाइजेशन करना है तो हमेशा ध्यान रखिए, देश की इकोनॉमी ना मोदी जी पर समाप्त होती है ना मोदी जी से शुरू होती है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इस देश की इकोनॉमी में जो हमको जोनल चेंजेस करने थे, ट्रांसफॉर्मरल चेंजेस करने थे, यदि आप 91 से भी उस चीज को मानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का करना था। उदाहरण के तौर पे आज की डेट में हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सारा दौर खत्म कर चुके हैं, तीसरा, यानी कि 1000 की। अब हमारे यहाँ सड़कें ही नहीं थी। आज 24 घंटे बिजली की बात सब जगह खत्म हो गई है, सब जगह उपलब्धता है इसकी, तो हमने इसको प्राप्त किया है। तो ये हमारा इंटरनल, जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तब तो आपकी प्राइमरी सेक्टर से निकलकर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ लोग आएंगे ना। जब मुर्गी नहीं होगी तो अंडा कैसे देगी? तो आप इसको समझिए कि चीन और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में डिफरेंस है। हमको उसमें थ्रस्ट देना था, हमारा टैक्सेशन स्ट्रक्चर ज्यादा है। टैक्सेशन स्ट्रक्चर ज्यादा होने की वजह से कंपैरेटिवली उनका सामान हमारे सामान की तुलना में स्वाभाविक है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सस्ता पड़ेगा। लेकिन फिर वही बात, हम टैक्स नहीं लेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इनपुट नहीं देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में इनपुट नहीं देंगे तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं खड़ी हो पाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं खड़ी होंगी तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो प्राइमरी सेक्टर पे जो डिपेंडेंसी है पॉपुलेशन की वो निकलकर इधर नहीं आएगी। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की जिसकी हम बात करते वर्षों तक आए थे, उसकी कमी नहीं होगी, जिससे कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन नहीं बन पाएगी। जो डिविडेंड हम कहते हैं पॉपुलेशन होने का, वो तब होगा जब हमारी पॉपुलेशन जो है वो डिविडेंड बन के प्रोडक्टिव पॉपुलेशन में कन्वर्ट होगी। तो ये एक बहुत, दोनों अर्थशास्त्री बैठे हैं, मुझे लगता है। देखिए, राजनीतिक चर्चा तो मैं भी भाषण दे लूंगा हिमांशु जी, मेरे को कांग्रेस का विरोध करना मैं कर लूंगा, कांग्रेस मेरा विरोध कर लेगी, हम दोनों अपने अपने चुने हुए आंकड़े और वो उठाकर बात कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि देश की परिस्थितियां नहीं बदली हैं। हाँ, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की जो हमारी यात्रा थी उसमें हम मानते हैं कि इस युद्ध की वजह से बीच में खलल पैदा हुआ है, इसको नकारा नहीं जा सकता। डायरेक्शन ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पहले डेवलप करना पड़ेगा, तब आपका प्राइमरी सेक्टर से मोबिलाइजेशन कंफर्टेबली टर्शरी सेक्टर में हो पाएगा, नहीं तो बड़ा कठिन है। मुझे नहीं तो बड़ा कठिन है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी का कहना है मैं राजनीतिक चर्चा पे नहीं जाना चाहता, पर आप सत्ता में तो राजनीतिक चर्चा का वातावरण बनाकर ही आए थे ना। तो 12 साल पहले आपके द्वारा उठाए गए मुद्दे आज कालबाह्य नहीं हो जाएंगे। आपके उठाए हुए मुद्दे ही सवाल बनकर आपके सामने आएंगे और आपसे जवाब चाहेंगे। मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास आना चाहूंगा और देश के वर्तमान आर्थिक हालात को लेकर देश का मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस क्या सोचता है, जानने में हमारी दिलचस्पी है। जी सुरेंद्र जी, थोड़ा विलंब से आप जुड़े, शुरुआत आपसे करनी थी पर पहले चरण का समापन आपसे कर रहे हैं। पहले तो हिमांशु भाई, मैं देर से आने के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन उसमें मेरी गलती नहीं, लखनऊ के ट्रैफिक की गलती है। मैं 7:05 पर किसी जगह से चला था जहां से 5 मिनट का सफर था और मैं 7:55 पे यहां पहुंच पाया, तो इसके लिए मुझे खेद है, जिसमें मेरी गलती नहीं है। एक बात। दूसरी बात, अभी हितेश वाजपेयी जी बड़े अच्छे इंसान हैं, इनको निर्मला सीतारमण जी की जगह या नरेंद्र मोदी जी की जगह अगर ये होते तो 2014 से जो इन्होंने 13 से बल्कि झूठ, छल, कपट, प्रपंच का जो बाजार बनाया है वो कम से कम न बनता और आज की डेट में 2 बार सत्ता अदल बदल हो चुकी होती। और अगर 2 बार सत्ता अदल बदल हो चुकी होती तो सब लोग इस बात का जवाब दे रहे होते
कि भाई आज जो है, जब 2014 में हमने सत्ता छोड़ी थी नीतीश वाजपेयी जी, तब हमारी जो इकोनॉमी में फ्यूल इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी थी वो लगभग 80% के आसपास थी। आज ये 86% क्यों है? आप तो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, असेंबल्ड इन इंडिया, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। ऊर्जा पर आपकी हमारी डिपेंडेंसी घटनी चाहिए थी या बढ़नी चाहिए थी? आप हमें यह बता दीजिए। इधर उधर हम आपसे भी कोई आंकड़ों की बात नहीं करते, चिंता मत कीजिए। आपने एक अच्छी बात करी तो हम भी आपसे बुरी बात नहीं करेंगे। दूसरी बात, आपने जब फर्स्ट स्टेज के जब रिफॉर्म थे, उस रिफॉर्म में आप मुझे अपने पार्टी का एक वक्तव्य बता दीजिए, चाहे पढ़े लिखे का हो, चाहे अनपढ़ का हो, और चाहे किसी नेता का हो, जिसने हमारे उन रिफॉर्म्स का सपोर्ट किया हो उस वक्त। आप लोग तो बैलगाड़ी पर लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी संसद में आए थे जब हमने नोट काउंटिंग मशीनें लगाई थी। बट एनीवे, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाह रहा हूं आप पर। आपने कहा कि साहब 12 साल में, आप हमें 12 साल में मुझे यह बता दीजिए आपका जो डायरेक्शन है वो कहां से ठीक है। मेक इन इंडिया के नाम पर कितनी नई कंपनियां बनी? मेक इन इंडिया के नाम पर पूछ रहा हूं, एक। दूसरी चीज, आप मुझे यह बता दीजिए कि कितनी इंडस्ट्री आपने नई खोली। इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारे समय से चलता आ रहा है, चलता चला आ रहा है, एक क्या नाम प्रोसेस है। तो आपने कितनी नई इंडस्ट्री खोली, आप मुझे बता दीजिए। मेक इन इंडिया में कितने कंपोनेंट लेवल की आपने इंडस्ट्री खोली, आप हमें बता दीजिए। असेंबल्ड इन इंडिया आप कर दे रहे हैं, जिसमें डबल नुकसान हो रहा है। आप समझिए बात को, पेचकस टेक्नोलॉजी से हिंदुस्तान में काम नहीं चलेगा। कह रहे हैं साहब एप्पल बना लिया। अरे एप्पल का कौन सा कंपोनेंट आप बना रहे हो? पेचकस से एप्पल के कंपोनेंट चाइना से आते हैं, एप्पल के कंपोनेंट जो है अमेरिका से आते हैं, हम टैक्स देते हैं उन पर, और उसके बाद वो असेंबल्ड होते हैं यहां पर, और जब हम बाहर भेज रहे होते हैं तो उनको मॉडरेट देते हैं, और जो मॉडरेट देते हैं हितेश वाजपेयी जी, वो देश का नुकसान होता है। आप बात समझिए, असेंबल्ड इन इंडिया देश को खा रहा है, देश को बुरी तरीके से लूट रहा है, खसोट रहा है। जिस समय हम गए थे 58 रुपए में डॉलर था, और जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था तब डॉलर 92 रुपए में था, आज डॉलर 96 रुपए में। तो अगर आप युद्ध के ऊपर यह बात डाल दे रहे हैं तो कहते हैं ना कि सारा कसूर इसका उस पर ही डाल दो और मुजरिम बना के उसको, मुसीबत को टाल दो। एक युद्ध के नाम पर अपनी मुसीबत मत टालिए। युद्ध के नाम पर जो आपने युद्ध से पहले जो आप लोगों ने एक जिसको कह सकते हैं गलत वातावरण बनाया, आप सिर्फ धर्म के नाम पर वोट लेते हो, डेवलपमेंट के नाम पर आप वोट नहीं लेते। अगर आपने डेवलपमेंट के नाम पर या वोट ली होती तो नए रोजगार सृजित हुए होते। आज की डेट में हमारे रोजगार टाटा जैसी कंपनी देती है, हमारे रोजगार अडानी जैसी कंपनी नहीं देती, जो दुनिया में एक बहुत बड़ी कंपनी तो है, और गौतम अडानी साहब दुनिया के नंबर 1 धनी आदमी तो हैं, लेकिन उनके एम्प्लॉय मात्र 40-45 हजार हैं। टाटा में 8 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय। आप समझिए मेरी बात को। जब आप सारा रेल भी, तेल भी, बंदरगाह भी, एयरपोर्ट भी, सारे की सारी चीजें आप अडानी साहब को बेच दोगे, वो आउटसोर्स करता है विदेशी कंपनी से। कोई तुर्की की कंपनी होती है, कोई हुवाई होती है, चीन की कंपनी, पैसा जाता है उनको, आउटसोर्सिंग होती है उनकी, एम्प्लॉय होते हैं उनके, और हम लोग ठन गोपाल करते हैं। तो आप इस चीज को समझिए कि आप देश में एक क्रॉनिक कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट को जिस तरीके से प्रश्रय दे रहे हो, जिस तरीके से उसकी इकोनॉमी देश की इकोनॉमी बन रही है, उसकी जीडीपी देश की जीडीपी बन रही है, प्रश्न वहां पर उठते हैं। आप बताइए पिछले 12 साल में आपने कितने पीएसयूज बनाए? शून्य बनाए। आपके अलावा, मतलब नरेंद्र मोदी जी जैसे, मैं निकम्मा कहूंगा आपको खराब लगेगा, लेकिन पिछले 12 इकलौते प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी पूरे हिंदुस्तान के पिछले 75 सालों में जिन्होंने एक पीएसयू नहीं बनाया, जिन्होंने सारे पीएसयू बेचे। बैंकों का नेशनलाइजेशन हम लोगों ने किया, आप लोगों ने बैंक बेचे। आप बेच करके कदम देश का खर्चा चला रहे हो, जैसे पाकिस्तान भैंसे बेच करके राष्ट्रपति भवन का खर्चा चलाता है, और आप हम लोगों को ज्ञान दे रहे हो। नए रोजगार अगर सृजित नहीं करोगे, देश की इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। 140 से ज्यादा करोड़ का देश है ये, इस देश में रोजगार की आवश्यकता है, इसीलिए हम मनरेगा लेकर के आए थे कि गांव का मजदूर गांव में रहे। आपने पलायन की वो स्थिति कर दी कि गैस नहीं मिल रही है आज की डेट में, तो सूरत का मजदूर अपने गांव आने को मजबूर हो गया है। कोरोना की बात छोड़ दीजिए, अब गैस नहीं मिल रही, सूरत का मजदूर जो है वो अपने गांव आने को मजबूर है।
ये पोजीशन आपने कर दी है। इस पोजीशन के जिम्मेवार अगर कोई एक आदमी व्यक्तिगत रूप से है तो नरेंद्र मोदी, और कोई एक सरकार अगर कोई उसके लिए जिम्मेवार है तो नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं आना चाहता हूं सारथी जी के पास, लेकिन हितेश जी हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं। जी हितेश जी। मैं बस एक छोटा सा इंटरवेंशन करना चाहता हूं। देखिए, मैं जानता था कि सुरेन भाई आएंगे तो वो मोदी जी को निकम्मा और फलाना, मैं रोज ही सुनता रहता हूं, सारा देश उन्होंने सुनता निकम्मा है। कहा नहीं, उन्होंने कहा कि निकम्मा बोलूंगा तो आपको खराब लगेगा, इसलिए उन्होंने कहा नहीं। इतनी आपके संदर्भ में थोड़ी सी रियायत बढ़ती। मैं तो बड़ी सभ्यता से बात कर रहा हूं, देश के लिए कर रहा हूं, मुझे तो मत आप दोष दीजिए। और दूसरी बात मैं करना चाहूंगा, देखिए आज मेरे गांव में जहां सब सेंटर नहीं होता था वहां सब सेंटर बना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना, सीएचसी बना, और अब वो सिविल अस्पताल में उन्नयन हो रहा है। ये आपकी आंखों के सामने हो रहा है। तो आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मैंने उदाहरण दिया, तो ऐसा मत बोलिए 24 घंटे बिजली का। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा तो मैन्युफैक्चरिंग आएगा, असेंबली के बाद अरे आप manufacturing- तो ऐसे छोड़ो, ये 58 रुपए का रुपया 96 रुपए का हो गया, क्यों हो गया? It requires lot of reform, sir. अरे डॉक्टर हितेश भाई सीधा सवाल दो। आपने कहा था ना रुपया गिरता है देश की इज्जत गिरती है। मेरे सवाल पर रहिए डॉक्टर हितेश वाजपेयी। आपके कहे हुए कथन सवाल बनकर आपके सामने आएंगे। यही वक्त है। 58 रुपए का रुपया डॉलर के मुकाबले 96 रुपए का हो गया, क्यों हो गया? डॉक्टर हितेश वाजपेयी को इसका उत्तर देना चाहिए, भाजपा प्रवक्ता होने के नाते। सही है, इसका मैं जवाब आपको बहुत साधारण दे देता हूं, जबकि जवाब इसका थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मैं आपको प्रति उत्तर में दे देता हूं जिस भाव से आपका सवाल है। कि जब मैंने यहां पर मोबाइल आया था तो 18 रुपए मिनट की कॉल थी आपको, या सेकंड की कॉल थी, याद होगा आपको, जब हम तो अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। और आज सोचिए फ्री कॉल है। तो अब आप इससे उसकी तुलना कर सकते हैं क्या? मैं 25 बार आपको बोल चुका हूं कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कॉस्ट है, हमारी सब्सिडीज की जो कॉस्ट है, वो आर्थिक असमानता खत्म करने के लिए है। हमारी प्राइमरी सेक्टर डिपेंडेंसी जो है उसको कंफर्ट जोन देने के लिए है। हमारे जो केपेक्स का हमारा जो इतना हैवी हमने देश में किया उसके लिए है, उसके लिए हम लोग टैक्सेशन डाउन नहीं कर सकते। तो इट इज बेसिकली अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रेजरी। तो इसको बार बार आप इससे मत जोड़िए कि ये नहीं, मैं किसी से नहीं जोड़ रहा, मैं केवल आपके सवाल से जोड़ रहा हूं, जो सवाल आपने 2012 में तत्कालीन सरकार के सामने रखा था डॉक्टर हितेश वाजपेयी। वो सवाल आपसे कर रहा हूं कि भाई आपने वो सवाल रखा था, आज ये सवाल आपके सामने है, उसका उत्तर आप नहीं दे रहे। आप कहानी दे रहे हैं पर आप ये नहीं बता रहे कि अगर हम एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं तो फिर डॉलर के मुकाबले रुपया इतना कमजोर क्यों हो रहा है। चलिए एक और सवाल आपसे रूबरू हो लेता हूं, फिर सारथी जी के पास जाऊंगा। मैं जानना चाहता हूं आपसे डॉक्टर हितेश वाजपेयी कि हम दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था का दावा करते हैं, हम विश्व की चौथी, पांचवी या छठवीं अर्थव्यवस्था होने का दावा करते हैं, पर इस दावे के बीच प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से 12 साल पहले हम 140वें स्थान पर थे। अभी भी हमारा स्थान 130, 132, 134 पर है। अगर वाकई हमने क्रांतिकारी तौर पर सुधार किया है, अगर हमारी नीतियों ने आम आदमी की जिंदगी में बदलाव लाया है, अगर वाकई हम इतने बेहतर हुए हैं, तो प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से हम दुनिया में 12 साल पहले जा खड़े थे, कमोबेश उसी जगह पर खड़े हैं। तो आपके बेहतर होने के दावे को कैसे स्वीकार करें? डॉक्टर हितेश वाजपेयी हमें समझाइए, समझना चाहते हैं आपसे। बिल्कुल, मैं हिमांशु जी बहुत साधारण भाषा में इसको फिर समझाता हूं। आप चुने हुए मानदंडों के आधार पर चर्चा करेंगे तो चर्चा पूरी नहीं हो पाएगी, और इसीलिए एक ह्यूमन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को लिया गया, जिसमें केवल प्रति व्यक्ति आय को मानक नहीं माना गया, उसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ईज ऑफ लिविंग, फूड सिक्योरिटी, बहुत सारे इसके मानकों को उसको शामिल किया गया, शिक्षा के अवसर को। तब एक ह्यूमन क्वालिटी जो ह्यूमन लाइफ इंडेक्स को लिया गया है इकोनॉमी के अंदर। तो आप सोचिए, नहीं तो इकोनॉमी का ह्यूमन लाइफ इंडेक्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स से क्या मतलब है? लेकिन आप समझिए, तो केवल प्रति व्यक्ति आय की अलग से आप चर्चा करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि वो आंकड़ा आपके अनुकूल नहीं जाता। अगर हम अर्थव्यवस्था के आंकड़े की दृष्टि से 14, 5 या 6वें पे दिखते हैं, चूंकि वो आंकड़ा आपकी सहूलियत के अनुसार है, उसमें आप अपने आप को एज अ परफॉर्मर जाहिर कर पाते हैं, तो इसलिए आप उस आंकड़े को देखना चाहते हैं।
पर जब हमने ये कहा कि अगर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में हम इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो अगर देश आगे बढ़ रहा है तो देशवासियों का स्तर भी तो आगे बढ़ना चाहिए। देश के अंदर जो लोग कमा रहे हैं उनकी आय भी बढ़नी चाहिए। तो आप बोलते हैं कि नहीं नहीं, इसको मत देखिए, आप क्वालिटी लाइफ ऑफ इंडेक्स पर चले जाइए। प्रति व्यक्ति आय और देश की आय, इसको लेकर बात होगी डॉक्टर तेजभाई भाई। और इसमें ये अंतर क्यों है ये हम समझेंगे डॉक्टर सारथी आचार्य जी से। आचार्य जी समझाइए ना, हम 11वें नंबर पे थे 2014 में बता रहे थे, अब चौथे, पांचवें, छठवें पे हैं। अभी पहले तो चौथे का ही दावा था, आजकल बता रहे हैं कि थोड़ा सा मामला गड़बड़ा है तो पांचवें या छठवें पर है। पर प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से हम कंट्रीज में भी नहीं है, 130, 132, 134 पे खड़े, जबकि हैं दुनिया की हम चौथी, पांचवी या छठवीं अर्थव्यवस्था। इस अंतर पर रेखांकित कीजिए ना। देश अमीर है, देशवासी गरीब है, कैसे? देखिए, मैं आपसे एक सीधी सी बात कहूंगा, यदि भारत का एक बहुत ही ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बंटवारा नहीं होता, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इकट्ठा रहता, तो बहुत बड़ा लैंडमास होता और बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती, तब तो हो सकता है कि हम नंबर 2 की इकोनॉमी होते। तो ये ओवरऑल पॉपुलेशन की 5वीं है, 6ठी है, चौथी है, इसका कोई मतलब नहीं है, मीनिंग नहीं है कोई। जो आप पर कैपिटा की बात कर रहे हैं उसकी मीनिंग है, और उसमें कोई खास बढ़त हुई नहीं है। और उसकी बढ़त इसलिए नहीं हुई है क्योंकि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 68-9% को जो पहुंच गई थी 2007-2008 में, वही मोमेंटम रहना चाहिए था, बिल्कुल नहीं रहा है, काफी गिरा है। 5-6 लॉन्ग टर्म एवरेज देखोगे, 5-6 से ज्यादा नहीं बढ़ा है। दूसरी चीज यह है कि जितनी भी ग्रोथ रेट हमारी हुई है वो इंपोर्ट डिपेंडेंस पे हुई है। गिन लीजिए आप, इलेक्ट्रॉनिक्स आपका फुल डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज। आप कार देख लीजिए, बहुत सी गाड़ियां बनने लगी हैं। कौन सी इंडियन गाड़ी है? टाटा की गाड़ियां जो हैं उसके भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं वो चाइना से आते हैं, डिजाइन्स इंग्लैंड से आते हैं, और बाकी हुंडई और ये सब तो बाहर की गाड़ियां ही हैं। तो आप ही देखिए यहां पे, जैसे कि हमारे मित्र ने अंजय राय जी ने कहा था, स्क्रू ड्राइवर इकोनॉमी है, और स्क्रू ड्राइवर आप कितना भी घुमा लीजिए वो स्क्रू ड्राइवर की स्पीड से ही चलेगा। इसलिए अगर आप 124, 125 पे है, वो धीरे धीरे उसी रेट पे बढ़ेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। 4 चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं मानता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ हमारे यहां तब्दीली हुई है। करप्शन में ना ही बोलूं ज्यादा अच्छा, आप सभी पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं हमारे यहां कितना करप्शन है। करप्शन के साथ एक एक आपको इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस के लिए दुगना, तिगना, चौगना टाइम लगता है चाइना से कंपेयर टू। तीसरी चीज टैक्सेशन, कोई इसमें ये जिसको बोलते हैं ना कि श्योरिटी नहीं है कि अगले साल क्या होगा, पिछले अगले साल क्या होगा। आपने एक क्लियर विजन नहीं दिया फॉरेन इन्वेस्टर को कि भाई आपको 5 साल तक या 10 साल तक आपके ऊपर 5 या 3% टैक्स लगेगा, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। कहीं कहीं नहीं दिया है हमने। 18 में बढ़ा दिया है, 22 में बढ़ा दिया है, फिर 24 में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम बात करते हैं, चीन में 4 और 5% ऑफ द जीडीपी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होता है। हमारे यहाँ अभी भी इतना हल्ला होता है, प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं, लेकिन वो 0.7% से ज्यादा बढ़ता ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमको जितनी भी हम विकास करना चाहते हैं, सड़क बनाने के लिए भी, उसके लिए भी कोरिया से टेक्नोलॉजी आती है। मतलब इस तरह तो विकास नहीं हो सकता ना। और उसके ऊपर हमने क्या किया है कि एक एडहॉक लिया है कि आज ये पुल टूट गया तो ये बना देते हैं, आज वो रेल की जरूरत है तो वहां बना देते हैं। एक प्लानिंग कमीशन, एक प्लानिंग प्रोसेस जो पहले होती थी वो खत्म कर दी है। मैं ये नहीं कहता हूं प्लानिंग कमीशन बहुत बढ़िया चीज थी, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स थी, लेकिन एक सेंट्रल प्लानिंग जो चीन में आज भी है, हमारे यहाँ कोई प्लानिंग नहीं है। इन्वेस्टमेंट जो है वो 20, 22, 24% है, चीन में 40-42% है, दुगनी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट को इस तरह डाल सकते हैं उस डायरेक्शन में जहां इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स हो। हमारे यहाँ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो हो ही नहीं रहा आजकल, क्योंकि कोई ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है लोगों को किस पे डालें और किस पे ट्रस्ट करें। बाहर जाके इन्वेस्ट करते हैं हमारे लोग, सिंगापुर में जाइए, दुबई में जाइए, आपको इंडियंस मिलेंगे, खूब पैसा मिलेगा। यहां पे नहीं करना चाहते। तो आपने, आई थिंक मैंने सम अप कर दिया आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स है। कुल मिला के मुख्य बात जो निकल कर आई वो ट्रस्ट की आई।
पर इस सरकार की तो सबसे बड़ी ताकत ही ट्रस्ट थी, भरोसा। 3 दशक के बाद एक व्यक्ति और एक पार्टी के प्रति देश की जनता ने जताया। कहां चूक गए अंजन जी? जी रहे साहब। भरोसा सेंटर में तो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, कहा जाता है ये कर देंगे वो कर देंगे। एंड ऑफ द ईयर देखिए कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट आपके साथ चली है, किस स्टेट गवर्नमेंट। नैनो की फैक्ट्री है, ले लीजिए। मैं थोड़ा पुराना एग्जांपल दे रहा हूं बिकॉज नए एग्जांपल दूंगा तो उसकी क्लैरिटी इतनी नहीं रहेगी। इन्वेस्टमेंट टाटा ने किया, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने नीचे से कारपेट खींच लिया, उसके बाद पूरी की पूरी फैक्ट्री जो है हजारों करोड़ खर्च करके गुजरात में गई। तो उस फैक्ट्री का, और दूसरा वोडाफोन का केस ले लीजिए। वोडाफोन पे एक्सपोस्ट फैक्टो टैक्स लगाया गया जो दुनिया में कहीं नहीं लगाया जाता है। उसके बाद वो लोग मुकदमा जीत गए तो उसका पैसा रिफंड करने में टाइम लग गया। ये कहां होता है? ये कहां होता है? ये सारथी आचार्य जी का कहना है। पर मैं अंजन राय जी आपके पास जानना चाहता हूं, क्या भविष्य में सुधार की कोई उम्मीद? लोग आने वाले समय को लेकर आशंकित हैं। बतौर अर्थशास्त्री क्या देख पा रहे हैं आप? आने वाले समय के लिए there are worries, no doubt about it, because global uncertainty is so huge, you cannot predict, so you do not know what is going to happen. Now, you have pegged your discussion on the rate of rupee versus the dollar. जी, Why इतना गिर पड़ा है? अभी तो रूपी विल टच पॉसिबली 100 to a dollar. तो ये कैसे हुआ, काय के लिए हुआ? देखिए, people will not remember, but this is a direct consequence of the reforms, one of the reforms we introduced in 1991-92. That was allowing foreign investors to invest in India's secondary market. FIIs are investing here and they are withdrawing funds from here whenever there is global uncertainty. And this is directly influencing the rate of exchange. Rupee was 44 to a dollar around 2007-8. It depreciated very sharply during the taper tantrums. That is, when US central bank stopped its open market operations and US investors withdrew money from India, the rupee depreciated. It quickly touched 60. And the unfortunate part of it is that they are coming in and going out. But rupee has a racket effect. It only depreciates. It does not appreciate because RBI intervenes in the market whenever there is appreciation because they think that will affect Indian exports. Now, Indian exports are hardly affected by this because the little that we export is not very price elastic. Anyway, our exports are very meager compared to our GDP. So that apart, we have built our foreign exchange reserves only on the basis of some surplus on account of the services exports. Now that is also getting affected because of this global doldrums. Now a reference has been made to fuel imports. We are increasingly dependent on fuel imports, and this is not surprising. This will go on increasing because we are not discovering oil in India. We are importing and meeting our rising oil demand. So what will happen? We are facing outgo on foreign oil imports. Similarly, you have not heard even what I was saying about gold imports. Now, gold imports is totally useless import. You are exporting your savings for importing gold, which once imported rests there. It doesn't come to any advantage, any use at all.
Now, if you have these kind of social constant factors, what do? Managing economy is not doing some magic. You cannot do magic and improve your economy or bring it down. There are very big structural reasons. Now, some comparisons have been done with China. You know, China is today second largest economy in the world, but by per capita comparison, China is way down even middle-sized European economies. So what does it prove? It proves nothing. It doesn't prove that China is a failure, nor does it prove that China is very highly developed. It is developed in some ways, but because of its huge population, its per capita is depreciated. Come to think of it, if our population was same as it was in the days of partition, we would have been one of the highest per capita income countries. But that has not happened. We have increased hugely, 3 times. So these are constraints, but these are constraints which cannot be influenced by governments. There are social factors, there are natural factors, natural resources, I mean. But where the failure is in manufacturing. इज इन मैन्युफैक्चरिंग, बार बार अंजन राय साहब इस पर ही जोड़ दे रहे हैं। और डॉक्टर हितेश वाजपेयी कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं, एक बार हस्तक्षेप सुनते हैं। जी हितेश जी। मैं साथी साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी, मैं उस पर आ रहा हूं कि हमने कौशल और शिक्षा इसके अंतर को भी समझा कि भाई हमारी प्राइमरी सेक्टर जो है वो कंजम्पशन इकोनॉमी है, एमएसपी की क्रॉप्स की डिपेंडेंसी है, कमर्शियल क्रॉप नहीं करते, कंट्रीब्यूशन नहीं ग्रोथ में। हम सर्विस सेक्टर में आ जाते हैं तो सर्विस सेक्टर हमारा अभी इतना ग्रोथ नहीं किया, मैन्युफैक्चरिंग में हम पेचकस इकोनॉमी है। तो बिल्कुल एग्रीड, लेकिन इसका ट्रांजिशन करना ही तो हमारा वो है। तो जब हमारा एक्सपेंडिचर जो पर कैपिटा कैपेक्स जो हम एक्सपेंडिचर लाएंगे, तो द एक्सपेंडिचर शुड बी प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, कि वो हमारा। अरे डॉक्टर हितेश वाजपेयी, हमारे मूल सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। आप 2024 में सत्ता में नहीं आए, आप 2014 से सत्ता में हैं, और आज हम 2026 में इसलिए बात कर रहे हैं कि भारत में निवेशक डर रहा है, भारत के लोग अपना निवेश बाहर में तलाश कर रहे हैं, भविष्य को लेकर एक आशंका का वातावरण दिख रहा है। तो ऐसे में लोग अपनी हिम्मत और उम्मीद देश के भीतर कैसे देखें, यह सवाल है। आपने तो सलाह दे दी सोना मत खरीदिए, पर यही निर्मला सीतारमण थी 2012 के समय में, उनके मैंने बताया कि आपकी कही हुई बातें ही आपके सामने आ रही हैं। उसमें निर्मला सीतारमण बोल रही हैं पुअर पीपल अपने आप को सेफ्टी गोल्ड के साथ महसूस करता है, आप उसे भी रोक देना चाहते हैं, ये निर्मला सीतारमण जी कह रही थी। और वित्त मंत्री हो गई, वो भूल गई वो गरीब आदमी भविष्य की सुरक्षा सोने के साथ महसूस करता है। आपने ही कहा था। तो आपसे जानना है 2026 में व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर अगर डर रहा है तो कहां लगाए जो कुछ भी उसके पास बचत है। रुपया तो गिर रहा है, पर व्यक्ति देख रहा है सोना बढ़ रहा है, आदमी को लगता है इस रुपये को सोने में तब्दील कर दो, सुरक्षित रहेगा। तो वो भरोसा कैसा पैदा करोगे डॉक्टर हितेश वाजपेयी? सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता हो आप। आदमी भविष्य को लेकर जब आशंकित होता है तो सुरक्षा की गुफा तलाशता है, उसे वो सुरक्षा सोने में दिख रही। क्या कहते हो आप? कोई उम्मीद तो जगाओगे, कोई भरोसा तो दोगे, या केवल बातों में बहला दोगे? देखिए हिमांशु जी, मेरा तो बहुत सीधा सा कहना है कि राजनीतिक चर्चाएं एक तरफ है, इकोनॉमी बहुत अलग चीज है। ना दोनों चीजें ही समाज का हिस्सा है। हम बात आम आदमी की कर रहे हैं, यह कोई अर्थशास्त्र का मंच नहीं था। आम आदमी अपने भविष्य को लेकर आशंकित है, इसलिए राजनीतिक प्रवक्ता और अर्थशास्त्री दोनों को कार्यक्रम में बिठाया। अगर हमें केवल अर्थशास्त्र में बात करनी होती तो चारों अर्थशास्त्री होते ना, क्यों सुरेन जी होते हो, कौन हितेश जी होती। तो आप सारथी आचार्य जी और अंजन राय जी के पीछे मत जाइए, बहादुरी के साथ उन सवालों का सामना कीजिए जो आम आदमी की ओर से आपसे पूछे जा रहे हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, कुशाग्र प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी, हमारे सवालों के उत्तर दीजिए। आदमी आपसे इन उत्तरों की अपेक्षा कर रहा है। सारथी जी और अंजन राय जी से हम पर्याप्त बातचीत कर लिए, अब आप कहिए। लीजिए, बोल लूं?
मैं ये कह रहा था कि देखिए, ये जो आपने विषय रखा है, जैसे कि बीमारी का इलाज डॉक्टर करता है, ऐसे इकोनॉमी का इलाज सब अर्थशास्त्री करते हैं। जिस दिन मैंने इन लोगों को छोड़ दिया उस दिन देश हाथ से निकल जाएगा। वो तो ये बात सच है कि इनकी बात मानी जाना चाहिए, और जितने पॉइंट इनने बोले हैं मैं ब्लैंकेट रूप से मैं सहमत हूं। मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि ये विशेषज्ञ हैं और सही बात कह रहे हैं, लेकिन मैं इसको उम्मीद की दृष्टि से देखता हूं। मैं फिर हिमांशु जी कहना चाहूंगा कि एक देश इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो 150 करोड़ का हो, काफी स्ट्रक्चरल चेंजेस मांगता है, और हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। वो स्पीड हो सकता है राजपूत जी बोले कम है, हो सकता है ठीक नहीं है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ इंडिया चाहे सरकार किसी की भी रही हो, मैं उसको गलत नहीं मानता हूं। डॉक्टर स्ट्रक्चरल हृदय वाजपेयी बात को गलत नहीं मानते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि देश ने एक लंबे अरसे के बाद एक दल और एक व्यक्ति पर भरोसा जताया। तो ऐसे में साहसिक फैसलों को लेकर भी उम्मीद और तर्कसंगत फैसलों को लेकर भी उम्मीद, केवल ये कह देने से कि अर्थशास्त्रियों की बात सुनी जानी चाहिए। 12 साल बाद आप ये नहीं कह सकते। 12 साल बाद आपको ये बताना होगा कि हम पहुंच कहाँ रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं, और भविष्य को लेकर देशवासियों के बीच में भरोसा पैदा करना होगा। अभी बाजार की जो स्थितियां हैं वो भरोसे की जरूरत को महसूस कर रही है। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल, एक जिम्मेदार सरकार वो भरोसा पैदा करे, इसकी जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि हमारी बात उन लोगों तक पहुंचेगी जहां तक ये बात पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जरूरत इस समय भरोसा पैदा करने की और भरोसा बनाए रखने की है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विमर्श का हिस्सा बनने के लिए। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। सदा प्रणाम।